नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और आज हम बात कर रहे हैं गज़ा कॉन्फ्लिक्ट की। माह रमज़ान का आगाज़ हो चुका है लेकिन गज़ा में जंग अभी भी जारी है। 31,000 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं और 70,000 अफराद ज़ख्मी हैं, जिसमें बेशतर ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। गज़ा की आबादी के 90% लोग बेघर हो चुके हैं। आज इन्हीं सब मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ दो ख़ास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गज़ा कॉन्फ्लिक्ट पर अथॉरिटी प्रोफेसर अर्शी खान साहब, जो कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं और डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक़ है। हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर खालिद रज़ा साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं और तजिज़िया निगार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम आप दोनों मेहमानान का हमसे बात करने के लिए, वक्त देने के लिए। आखिर गज़ा की लड़ाई किस डायरेक्शन में जा रही है? क्या जंगबंदी की कोई उम्मीद है? रमज़ान वहाँ पर किस तरह से हो रहे हैं, किस तरह से चल रहे हैं? इसी मौजू पर मुनसिफ टीवी ने ख़ास रिपोर्ट तैयार की। सबसे पहले देखते हैं ये ख़ास रिपोर्ट। गजा में मौजूद फिलिस्तीनियों का रमजान इस मरतबा माजी के मुकाबले में काफी मुख्तलिफ है। गजा गुज़िश्ता 5 माह से जंग के ज़द में है और अब तक तकरीबन 31,000 लोग हलाक हो चुके हैं। गजा में इजराइल के वहशियाना हमले माह रमजान में भी जारी हैं। 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल पर हमले के बाद से शुरू होने वाली जंग ने गजा के लोगों को शदीद मुश्किलात का शिकार कर दिया है। गजा के अवाम ने काबिज हुकूमत की बमबारियों के साए में, ऐसे में जब उनके पास पीने का पानी और खाने की अशिया का फुकदान है और यहाँ तक कि नमाज की अदायगी के लिए उनके पास मस्जिदें भी नहीं हैं, रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने का इस्तकबाल किया है। दुख और बेबसी गजा के बेघर लोगों के खेमे पर साया किए हुए है। खास तौर पर गजा के जनूब में वाक़े शहर रफाह में 15 लाख से जायद बेघर अफराद पनाह लिए हुए हैं और इस मुकद्दस रमजान के महीने में भूख और प्यास के आलम में शब रोज गुजार रहे हैं और उनमें से अक्सर बगैर सहरी के रोजा रखते हैं, जबकि इफ्तारी से भी महरूम रहते हैं। याद रहे कि फिलिस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए काम करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी ने ऐलान किया है कि पूरा गजा मुहासरे की वजह से खुराक की शदीद किल्लत और भुखमरी से दो चार है। खुराक की कमी की वजह से गजा में इमदादी मराकज़ के बाहर बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, ख्वातीन सब इमदाद के हुसूल के लिए मौजूद हैं। गजा में रमजान के पहले रोजे पर किसी ने पनाह गुज़ीन कैंपों में इफ्तार किया तो कोई तबाह हाल इमारतों के बीच में मलबे के ढेर पर अपने अहले खाने के साथ इफ्तार करता नजर आया। इस बार गजा में इफ्तारियों पर दस्तरखान गजा के मशहूर खानों और मिठाइयों से नहीं सजे हुए हैं और बहुत से खानदानों के लिए ये दस्तरखान अधूरे भी हैं। इन खानदानों के बहुत से अफराद गजा में जारी जंग में मारे गए हैं और उनमें से कुछ नकल मकानी के दौरान अपने प्यारों से बिछड़ गए। 1948 से लेकर अब तक किसी माह रमजान में ऐसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा था, क्योंकि इस वक्त गजा में जंग और इसका मुहासिरा गैर मामूली है। इस साल का माह रमजान इजराइल की वहशियाना जंग, कत्ल व गारत गरी, तबाही व बर्बादी, दरबरी, जबरी नकल मकानी और गजा में जिंदगी के हर उनसूर की तबाही के साए में है। अर्शी साहब, इस्लाम के मुक़द्दस महीने रमज़ान का आगाज़ हो चुका है, लेकिन फ़िलिस्तीनी अभी भी जुल्म और सितम की फ़िज़ाओं के बीच फाक़ा करते हुए इस माह रमज़ान का इस्तक़बाल कर रहे हैं। क्या यही इस्तिक़ामत है जिसकी वजह से जो फ़िलिस्तीनी कौज़ अभी ज़िंदा है? जिस दिन पहला रमज़ान था उस दिन करीब 2000 मेडिकल स्टाफ, मतलब मेडिक्स जो हेल्थ वर्कर्स हैं, वो बग़ैर अफ्तार के, मतलब कुछ नहीं मिला खाने को। जब मेडिक्स की ये हालत है, मतलब जो हेल्थ वर्कर्स हैं जिनके पास एम्बुलेंस भी है, किसी तरह से कुछ गाड़ियां हैं, सारा कुछ, तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा। ऐसे भी देखे गए कि जहाँ पे आपके जो 8 ट्रक थे वो डिस्ट्रॉय हुए, तो वो चावल या दाना जो गिरा तो उसको लोग बालू के साथ जो है छान रहे कि किसी तरह से उसमें कुछ दाना मिले तो खाएं, सारा कुछ। तो हर चीज़ उन्होंने खा ली, वे स्टारवेशन। तो मुझे लगता है कि जो इजरायली मेथड जो अपनाया है वो आज तक पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में किसी ने नहीं अपनाया, चाहे वो जेनोसाइडल वॉर हो, तो मैसेकर्स हो, मास किलिंग हो, स्टारवेशन हो। अब तो वहाँ पे अभी मेरे पास जो डेटा है वो अब तक 30 से ज़्यादा, मोर देन 30 जो चिल्ड्रन हैं वो मेल न्यूट्रिशन से या भूख से मर गए।
और कई लोगों का ये अंदेशा है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल भी कहा कि बहुत सारे लोग हो सकता है कि वो भूख से मर जाए। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं या की जा रही हैं डेलिबरेटली, ताकि जो इनका रेजिस्टेंस है या इनका जो डिमांड है, डिमांड का मतलब हमारी ज़मीन को आज़ाद करो जी। तो वो ख़त्म हो जाए। और इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। लेकिन हमें लगता है कि जब तक फ़लस्तीनी ज़िंदा रहेंगे वो लड़ते रहेंगे, इसलिए कि तारीख़ सिर्फ 7 अक्टूबर से नहीं है, बल्कि आप 1948 से ले लीजिए, फिर 1933-36 में बहुत बड़ा दंगा हुआ था इनके खिलाफ, काफ़ी झेले ये लोग और झेलते ही आ रहे हैं शुरुआत। और इनके वजह से कई देश को तबाह किया गया। मतलब जिसने फ़लस्तीन की आवाज़ उठाई तो इराक़ तबाह हुआ, लीबिया तबाह हुआ, सीरिया को तबाह किया गया, ईरान अभी उसके इसमें है। तो हमें लगता है कि जो पैलेस्टीनियन जो लोग हैं वो रिलीजन के अलावा काफ़ी आइडेंटिटी कॉन्शियस हैं। मतलब उनको अपनी जगह से, और है भी, मतलब हुब्बुल वतनी का तो है ही कॉन्सेप्ट। तो चाहे वो पैलेस्टीनियन मुसलमान हो या पैलेस्टीनियन क्रिश्चियन हो या जो वहाँ के ओरिजिनल रहने वाले यहूदी हों, तो उनकी एक आइडेंटिटी है पैलेस्टीनियन। हमें मुझे लगता है कि जब तक ये आइडेंटिटी बरकरार रहेगी तो ये रहेंगे। इसीलिए इस आइडेंटिटी को ब्रेक करने के लिए काफ़ी कोशिशें की गई। इनके जोग्राफी को चेंज किया गया, इनके डेमोग्राफी को चेंज किया गया। इवन ये शादियां नहीं कर सकते हैं, जो गाजा के लोग हैं वो ईस्ट जेरूशलम के लोग से शादी नहीं कर सकते हैं, वेस्ट बैंक में शादी नहीं कर सकते हैं। ये कानून है, मेरे ख्याल से 2010 में आया, मैं डिटेल्स में मुझे याद नहीं पूरा। ये तमाम चीज़ें हैं। खालिद साहब, इस वक्त जैसे कभी अर्शी साहब ने बहुत ही जो झकझोरने वाले फिगर जो है हमारे सामने पेश किए, आखिर ये सीज़ फायर क्यों नहीं हो पा रहा है? ये जो मुर्दा ज़मीर हुकूमतें क्यों नहीं जाग पा रही हैं? देखिए, सीज़ फायर नहीं होने की कई वजह है। एक तो जो हठधर्मी है बेंजामिन नेतन्याहू की, वो तो है ही। अमेरिका की जो कमज़ोरी है या इसराइल, हालांकि अमेरिका कई बार ऐसे जो बाइडन और उनकी इंतज़ामिया ऐसे फ़ैसले दिखाने की कोशिश करती है कि वो गज़ा के लोगों से हमदर्दी है, वो सिर्फ़ हमास के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन वो सिर्फ़ ज़ाहरी हमदर्दी है। वो ऐसा अंदरूनी तौर पर वो कई तरह से मजबूर हैं इसराइल को हथियार सप्लाई करने के लिए और इसराइल का साथ देने के लिए। सबसे बड़ी कमज़ोरी यहाँ पे जो आसपास के अरब ममालिक हैं, मेरी नज़र में, ये मेरी ज़ाती राय है कि ये उनकी है कि रमज़ान का महीना मुक़द्दस महीना आ गया और हमास के लोग हों, गज़ा के आम लोग हों या जो आसपास के जो हुक्मरान हैं, ममालिक हैं, वो सीज़ फायर के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं वो इसराइल के सामने। ये कैसी नौबत आ गई है, किस तरह की कमज़ोरी है, इसको साफ आया करते हैं ये हालात। जो भी तारीख़ है फ़िलिस्तीन की वो सबको मालूम है, लेकिन अब मौजूदा दौर में अभी जो हालात हैं उसमें ये तमाम अरब ममालिक भी मिलकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, रमज़ान के महीने में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि प्रोफेसर अर्शी खान साहब इस पहलू पर भी रोशनी डालें कि ये अरब हुक्मरान, कतर की तरफ से कुछ पेशरफ्त ज़रूर नज़र आती है दरमियान में, सऊदी हुक्काम की तरफ से भी, या शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान हैं, उनकी जानिब से भी कुछ बयानात या कुछ जिसको कहते हैं सतही इक़दामात ज़रूर नज़र आते हैं, लेकिन उनके किसी भी कदम का कोई ठोस नतीजा निकलता सीज़ फायर की शक्ल में या वहाँ जंगबंदी की शक्ल में नज़र क्यों नहीं आ रहा है? आखिर कमज़ोरी कहाँ है? प्रोफेसर अर्शी खान साहब से मैं चाहूँगा कि जब वो अपनी बात रखें तो इस पहलू पर भी वो ज़रूर बात रखें अपनी। अर्शी साहब, सालिसी की कोशिशें कामयाब क्यों नहीं हो रही हैं? अभी मिस्र भी कोशिश कर रहा है, बहुत सारे ममालिक कोशिश कर चुके हैं, आखिर क्या वजह है कि इस मरतबा कहीं कोई कोशिश कामयाब होती नज़र नहीं आ रही है? ये बताऊँ, एक डेटा मेरे पास था, शायद मैं भूल जाऊँगा, कि जो लोग एड कलेक्ट कर रहे थे, जैसे ट्रक आया और ट्रक जा रहा है, और जो भूखे लोग हैं वो बिल्कुल इसको घेर लिए और वहाँ भी आपने बॉम्बिंग की, या जो लोग चावल का बोरा उठा रहे हैं, इसमें जो मेरे पास पुराना डेटा, मतलब एक दिन पहले का, कि 400 से ज़्यादा लोग उसमें मारे गए कहीं किसी हिस्ट्री में। मतलब मुझे अफसोस है इस बात का, मुझे मतलब इंटरव्यू देने में भी मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं क्या बोलूँ जी। अभी ताज़ा जो हमारे खालिद साहब फरमा रहे थे, भी यही हुआ है कि लोग जब फूड इकट्ठा करने गए तो वहाँ बॉम्बारी कर दी गई, 6 लोग मारे गए, तकरीबन 80-85 लोग वहाँ जख्मी भी हो गए। एकदम बिल्कुल ताज़ा मामला। इसके अलावा जो अमेरिका जो फूड ड्रॉप कर रहा था, उसमें एक इन्होंने फूड ड्रॉप किया जिसमें एक हॉस्पिटल था, बेचारा किसी तरह से काम कर रहा था,
उसका जो सोलर पैनल है वही तबाह हो गया, कई लोगों के सर पे गिर गया। अब इनको सब तो मालूम है कि भाई बॉम्ब तो बहुत सही गिराते हैं, ये बॉम्ब तो सही गिराते हैं कि कहाँ पे गिराना है। लेकिन बहरहाल इसमें जो देखिए सीज फायर की बात है कि देखिए अगर आप शुरू से देखें अमेरिका को और इजराइल को, तो इजराइल की पूरी हटदर्मी रही, मतलब इजराइल पे कोई किसी तरह कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रेस्ट्रेन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई क्रिटिसिज्म नहीं है उसका, कोई कंडेमिनेशन नहीं है। कहाँ से? यहाँ से होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन है, ओएससी है, आपके यूनाइटेड स्टेट्स है, या ब्रिटेन है, या ऑस्ट्रेलिया है, या जर्मनी है, और कनाडा। ये बेसिकली इंटरनेशनल कम्युनिटी कहे जाते हैं ये लोग। और इंटरनेशनल कम्युनिटी में तो चाइना भी है और रशिया भी है, लेकिन इसको ये नहीं मानते, मतलब अंदरूनी तौर पे नहीं मानते, कॉन्सेप्चुअली यही है। इन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई और इन्होंने सेल्फ डिफेंस के चक्कर में उसको जो है शायद देते गए। आपने देखा होगा कि जर्मनी ने भी काफ़ी सप्लाई किया, वेपन सप्लाई भी कर रहे हैं। ब्रिटिश अमेरिकन कॉरिडोर जो है वो अभी भी इस्टेब्लिश्ड है। मेरे ख्याल से 300 से ज़्यादा बड़ी वाली जो ट्रांसपोर्ट एरोप्लेन है वो आ चुकी है। मतलब मुसलसल सप्लाई, पता नहीं क्या क्या चीज़ कर रहे हैं वो। नवल की मतलब सी के थ्रू काफ़ी इमदाद इसराइल को आ रहा है, सारा कुछ है। और इवन जो है बाइडन ने मतलब बिल्कुल वायलेट करके, जो यूएस कांग्रेस है उसके कानून को वायलेट करके, इसने आनन फानन जो है इसको एक जारी किया है। और इतने सारे मैसेकर्स हुए, थाउजेंड्स ऑफ मैसेकर्स हुए, 55,000 टन से ज़्यादा एक्सप्लोसिव वहाँ पे गिरा दिए गए, और पूरे कई हॉस्पिटल्स को तबाह किया गया। सिर्फ डायरेक्ट नहीं बल्कि उसकी पहले घेराबंदी की गई। 10 दिन पहले घेराबंदी करने के बाद उनको जो है सारे सामान को रोका गया, उसके बाद फिर उनको मारा गया। तो इसमें इजराइल को ये कॉन्फिडेंस है कि मैं सारी शर्त अपने इसमें मनवाऊंगा। तो इजराइल ये चाहता है कि जो भी हम करें, सीज फायर भी करें तो वो मेरे हिसाब से हो, और सीज फायर हम करें तो इजराइल का भी प्लान है जो मुझे समझ में आ रहा है कि वो बफर जोन को और ज़्यादा, इसलिए कि जो इजराइल और गाज़ा के बीच में जो एरिया है वो बफर जोन कहलाता है। और उस बफर जोन की वजह से करीब 35% ऑफ गाज़ा जो ऑलरेडी उनके पास है, और वो सब खेती की ज़मीन थी, वो सब उनके पास चली गई। अब वो फर्दर उसको वाइड करना चाहते हैं। एक खबर ये भी है कि भाई वो एक वहाँ पोर्ट बनाना चाहते हैं। एक खबर ये भी है कि जो अमेरिका वहाँ पे एक पोर्ट बना रहा है ताकि वहाँ पे खाने को सप्लाई किया जाए। हो सकता है कि उसका इस्तेमाल वहाँ से धीरे धीरे आपके पैलेस्टीनियन को वहाँ से भगाएं। ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ये जो खालिद साहब कह रहे थे कि बहुत सारे निगोशिएशंस हुए, वहाँ पे हमास के लोग भी गए, और इसलिए कि हमास जितने भी वहाँ पे आपके रेजिस्टेंस फ्रीडम फाइटर्स हैं वो सब की वो कायद जो है हमास कर रहा है। तो हमास ने जो बेसिकली 3 पॉइंट रखा, वो ये कहा कि भाई ट्रूस नहीं चलेगा, मतलब उसको बोलते हैं कि पॉज नहीं चलेगा, कंप्लीट सीज फायर चाहिए। नंबर पहला डिमांड ये। दूसरा डिमांड ये किया कि पूरा विड्रॉवल की जो आपकी जो आर्मी वहाँ पे आई हुई है, टैंक्स, आर्मी, तमाम चीज़ें जो आप गाज़ा में ले आए, उसको आप विड्रॉ कीजिए कम्प्लीटली फ्रॉम गाज़ा। तीसरी चीज़ उन्होंने ये कहा कि जो आपकी दहशत की वजह से, बॉम्बिंग की वजह से जो लोग नॉर्थ से साउथ में आए या साउथ से बीच में गाज़ा सिटी में भागे, तमाम चीज़ें, तो तमाम लोग जो अपने घर से उजड़े हैं वो वापस अपनी जगह पे चले गए, डिस्प्लेस पर्सन। ये 3 बेसिकल डिमांड है हमास का। इस 3 डिमांड पे ये मुत्तफिक नहीं हुए, मतलब इजराइल एग्री नहीं कर रहा, और ना इस पर कोई प्रेशर है। तो हमें लगता है कि सिचुएशन ऐसी ही बनी हुई है। ये तो सोचा जा रहा था कि शायद इतनी शर्म होगी दुनिया में, जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल मोरालिटी, मुझे ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन वो था ये कि शायद रमज़ान में जो है ये इस तरह का वार जो है नहीं होगा, रुक जाएगा। और जो बाइडन बेवकूफ़ है उसने भी ये कहा कि हाँ वो रुक सकता है, ये है वो है सारा कुछ। लेकिन आपको मैं बताऊं कि पहले रमज़ान में इन्होंने 67 लोगों को मार दिया और 100 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए। दूसरे रमज़ान में इन्होंने 72 लोगों को मारा, मतलब नेक्स्ट रमज़ान, और तीसरे दिन इन्होंने 88 लोगों को मारा। तो ये मुसलसल ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो स्टारवेशन है वो चल रहा है। इसके अलावा जो डिटेंशन है इलीगल, चाहे वो आपके गाज़ा में हो या वेस्ट बैंक में हो या ईस्ट जेरूसलम में, वो भी चल रहा है। इसके अलावा जो आपने देखा ही है कि 130 से ज़्यादा जर्नलिस्ट मारे गए पूरे सेकेंड वर्ल्ड वार दौरान। जो सेकेंड वर्ल्ड वार 5-6 साल चला, टोटल जर्नलिस्टों की जो मौत हुई है वो 63 है। अब ये 130, अब पूरी दुनिया उस पर खामोश है। तो मुझे तो लगता है ये है कि शायद
पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को रीडिफाइन करना पड़ेगा, जो हालात जो हुए हैं इस तरह के। और मुझे लगता है कि जो विल है पैलेस्टीनियन का, जो स्ट्रांग विल है, इसलिए कि वो इस बात को मानते हैं कि वी डोंट हैव टुमारो। कहते हैं कि भाई आई डोंट नो टुमारो, कल मैं नहीं जानता। इसका मतलब है कि वो ये मान चुके हैं कि हमारी यही ज़िंदगी है और मुझे इसी में जीना है, मुझे ही सर्वाइव करना है। तो इनके विल स्ट्रांग है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही, जैसे इराक में किया गया था कि साइकोलॉजिकल ऑपरेशन इस तरह से दिखाया जाए कि बिल्कुल ये तबाह हो गए हैं, हार गए हैं, हमने सबको मार दिया, ख़त्म कर दिया है। तो ऐसा है नहीं। इस वजह से आप देखेंगे कि इजराइल जो है पूरी तरह से एक्सपोज हुआ है पूरे वर्ल्ड में। जो पैलेस्टीनियन को जो फ़ायदा हुआ, मतलब घाटा तो इनका काफ़ी हुआ, लेकिन घाटे में जो फ़ायदा हुआ वो ये हुआ कि पूरी दुनिया ने देख लिया कि इजराइल का चेहरा क्या है, बेनकाब किया उसको। और जो इसके समर्थक हैं, जो इसके मानने वाले हैं, जो आपके वेस्टर्न वर्ल्ड जो मैंने आपको बताया है, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया और कनाडा और आपके अमेरिका, तो इनके क्या रुझान हैं, इनके क्या फिक्र हैं, ये तमाम चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं। अब मैं ये समझता हूँ, इसलिए कि पूरी जो दुनिया की आवाज़ है वो फलस्तीन के खिलाफ। आपने देखा नामीबिया, युगांडा, ये सब छोटे छोटे मुल्क हैं जो कि ऐसे नहीं है कि बड़े असर्टिव हैं और बड़े दबंग टाइप के हैं, इनको भी अफसोस है। साउथ अफ्रीका, क्यूबा, आपके जो है इक्वेडोर, जो मरे टूटे, मतलब नहीं करना, मतलब छोटे छोटे बेचारे कमजोर कंट्री है, इनको भी इन पे तरस आया। और आपके वेनेजुएला, तमाम चीज़ें। तो मैं समझता हूँ कि सीज फायर जो होगा इसमें पैलेस्टीनियन डिमांड्स को कंसीडर करना पड़ेगा, मुझे लगता है। जी खालिद साहब, इसराइल ने बहुत ही कामयाबी से बमबारी करते हुए गज़ा को बिल्कुल मौत, मसाइब और भूख के एनक्लेव में तब्दील कर दिया है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसराइल के दो मकसद थे, एक तो यरगमालियों की रिहाई और दूसरा हमास का खात्मा। उसके ये दोनों जो पर्पज़ है, दोनों मकासद, वो तो कहीं से कामयाब नज़र होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो क्या समझा जाए कि इसराइल जंग लूज़ कर रहा है? यूएस इंतज़ामिया और यूएस ख़ास तौर से अमेरिका की जो इंटेलिजेंस के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये मान चुके हैं कि ये जंग इसराइल हार चुका है और हमास को पूरी तरह से ख़त्म करना ये नामुमकिन है। ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है जिसको हम लोगों ने पढ़ा, या ये अवेलेबल है इंटरनेट पर, ये सब लोग देख सकते हैं। और उसके बावजूद ये जंग जारी है, क्योंकि ये मानने के बावजूद कि हमास को ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो और जो जिस विल पावर की बात कर रहे थे कि फ़िलिस्तीनियों के अंदर और गज़ा के लोगों में ख़ास तौर से जो उनका जो विल पावर है, उनका जो सर्वाइव करने का जो मेंटल टफनेस है, उस मेंटल टफनेस की वजह से यकीनी तौर पर पूरा इसको पहले अफ़गानिस्तान में भी देखा गया और वही चीज़ अब फ़िलिस्तीन में भी नज़र आ रही कि वो मेंटल टफनेस इतनी है कि उनको कामयाबी नहीं मिल पा रही जो वो चाहते हैं। ये पॉलिटिकल मॉरलिटी अभी जो नज़र आ रही है वो एक वाहिद मुल्क है साउथ अफ्रीका के, उसके हुक्मरानों में नज़र आ रही है कि उन्होंने ताज़ा मामला एक ये हुक्म जारी कर दिया है कि इसराइल में इसराइली फ़ौज के साथ या किसी भी तौर पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर कोई साउथ अफ्रीका का कोई भी शहरी अगर वो जंग में शामिल है गज़ा के ख़िलाफ़, फ़िलिस्तीनियों के ख़िलाफ़, तो वो अपने मुल्क वापस लौटेगा तो उसको अरेस्ट किया जाएगा। क्योंकि वाहिद वो मुल्क है साउथ अफ्रीका जिसने इसराइल को आलमी सतह पर यूएन के ज़रिए अदालत में खड़ा किया है, अदालत में घसीटा है। तो ये कुल मिलाकर जो आपका सवाल था कि तमाम के बावजूद इसराइल जो है वो क्यों हटदर्मी के साथ लगा हुआ, जब ये क्या उम्मीद है कि वो इसराइल को ये लगता है कि वो जंग का हमास पर कंट्रोल पा लेगा, लेकिन ये मुमकिन नहीं लगता है जो मेंटल टफनेस है और जो विल पावर है उसके हिसाब से। तो कुल मिलाकर ये एक गैर यकीनी की सूरत हाल बनी हुई है। लेकिन एक फ़ायदा यही हुआ है कि पूरी दुनिया ने देख लिया कि इसराइल किस तरह से एक्सपोज हुआ है, इसराइल किस तरह से इसराइल की जो ज़ालिमाना अज़ाइम हैं वो पूरी दुनिया पर वाज़ेह हैं। लेकिन मेरा फिर वही सवाल है कि मुझे लगता है कि आसपास के जो अरब लीग के ममालिक हैं, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, वो क्या कर रहे हैं, जो फ़िलिस्तीन की दुहाई देते हैं, हमेशा शुरू से फ़िलिस्तीनियों के साथ खड़े होने की बात करते रहे, अज़्म ज़ाहिर करते रहे, आज वो क्यों लूज़ हो रहे हैं? अगर जिस तरह से इसराइल हटदर्मी करता है, अमेरिका या पूरी दुनिया के और यूएनओ के इंतबाह के बावजूद इसराइल वही करता है जो वो चाहता है, तो क्या ये
ये दमखम और ये मोरालिटी, ये इस तरह का विल पावर अरब हुक्मरानों में क्यों नहीं है कि वो जो चाहें वो अपने हिसाब से फ़िलिस्तीनियों के लिए कर लें, फ़िलिस्तीनियों के हक़ में कर लें, पूरी दुनिया को जो कहना है वो पूरी दुनिया कहती रहे। इसराइल की टैक्टिक्स वो क्यों नहीं अपनाते, या आखिर कमी कहाँ है? ये यकीनी तौर पर ये पूरी दुनिया, पूरा आलम इस्लाम इसको देख रहा है और वो तशवीश में भी इस बात से मुब्तला है। जी अर्शी साहब, आपने काफ़ी मुताला किया है, इस मौजू पे आपकी काफ़ी पकड़ है। आज जिस जंक्चर पर हम खड़े हैं, तो फ़िलिस्तीनी तहरीक कहाँ खड़ी है? दम तोड़ चुकी है या सर चढ़ कर बोल रही है? कॉन्सेप्चुअल लेवल पे और लॉजिकल लेवल पे जी बहुत स्ट्रांग हुई, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे जी और लॉजिस्टिक लेवल पे कमज़ोर हुई। एग्जाम्पल, जैसे जब ट्रंप आया पावर में, तो ट्रंप ने काफ़ी डैमेज किया। तेल अवीव से जो है यरूशलेम को एक्सेप्ट कर लिया, जबकि बिल्कुल ही ये इलीगल है, और काफ़ी सारी जो पाबंदी थी वो इस पर आयद कर दी। उसी तरह से यूरोपियन यूनियन का भी जो सपोर्ट मिल रहा था वो काफ़ी कमज़ोर हुआ, और जो सिंपैथी थी आपके, मतलब अब तो हाल ये है कि वो प्रोटेस्ट भी नहीं करने दे रहे, नॉट ओनली इन कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया बट ऑल्सो इन सम अदर एशियन कंट्रीज ऑल्सो। और डर रहे हैं लोग कि पता नहीं कोई केस मुकदमा हो जाएगा सारा कुछ। तो खैर ये डर तो आदमी खुद ही पैदा कर सकता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल लेवल पे, लॉजिकल लेवल पे, और इनका जो अपना स्ट्रेंथ है फ़लस्तीनियों का, इस पे ये मुझे लगता है कि ये काफ़ी स्ट्रेंथन हुए हैं। जैसे अगर आप देखें कि जिस तरह से इन्होंने डैमेज किया इजरायली टैंक्स को, जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट टैंक्स थे या जो उनके बड़े बड़े ठिकाने थे, तो जिस तरह से उन्होंने फ़लस्तीनियों को मारा, उन्होंने भी एक प्रोपोर्शनेट या उससे मिलता जुलता इन्होंने बदला लिया। अगर आप देखेंगे हिजबुल्लाह के बारे में, तो हिजबुल्लाह ने कुछ ऐसे भी मिसाइल मारे जिससे उनको इंडिकेट किया कि हम तुम्हें जहाँ चाहें टच कर सकते हैं, और फिर वो एक लॉलीपॉप मिसाइल चल रहा है, थोड़ा 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 थोड़ा। तो वो हिजबुल्लाह जो है वो पहले से ज़्यादा कैपेबल है। जो पैलेस्टीनियन जो रेजिस्टेंस फैक्शन है, जो फ्रीडम फाइटर्स के जो फैक्शंस हैं, इनमें काफ़ी आपस में तोड़ पैदा किया गया था पहले, ये काफ़ी यूनाइट हुए, इसलिए कि इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। तो अब लोगों के पास कोई चारा नहीं। तीसरी चीज़ आप देखेंगे कि मुसलसल जो पैलेस्टीनियन फ्रीडम फाइटर्स हैं, इनकी इंफॉर्मेशन इजराइल को मिल रही, मतलब इनके अंदर उससे ऐसे लोग हैं जो इन्फॉर्मर हैं, लेकिन इसके बावजूद जो पैलेस्टीनियंस हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं, इसलिए कि इनके पास 20 से 30 हज़ार जो फाइटर्स हैं हमास के, तो उसमें से मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा नहीं मारे गए, हो सकता है 5,000 मैक्सिमम 6,000 मारे गए। और कई लोग जो इनके हैं वो लेबनान चले गए, वो लेबनान से भी अटैक कर रहे हैं सारा कुछ। तो मैं समझता हूँ कि जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस है, ख़ास करके उनके बलबूते पे अगर देखा जाए, तो उससे लगता है कि शायद इजराइल को अभी और काफ़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लड़ाई नहीं बल्कि हमला करना पड़ेगा, इसलिए कि लड़ाई तो होती है बराबर वालों में जी। तो गाज़ा तो कोई स्टेट है नहीं, वो तो वैसे ही है जैसे हमारे मुल्क पे कोई आके कब्जा कर ले और फिर वो खाली ना करे, हमारे लोग लड़ें तो फिर उन्हें कहा जाए कि दहशतगर्द। जी जी खालिद साहब, जी जैसे अभी अर्शी साहब ने बताया जिस तरह से हमास रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है, क्या इसराइल इस पोजीशन में है कि हमास का खात्मा कर सके? मैंने जो अभी चंद लम्हे पहले बात कही कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट है यूएस के तमाम जो इंटेलिजेंस एक्सपर्ट हैं उनकी कि हमास के टनल को तबाह करना और हमास को तबाह करना, उसको जो बार बार बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि जब ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक हमास का पूरी तरह से खात्मा न हो जाए। तो ये रिपोर्ट आ चुकी है कि हमास का खात्मा मुमकिन नहीं है। वही मामला है जो विल पावर है और जो तमाम जो लड़ने की, जो सर्वाइव करने की जो के लिए जो मेंटल टफनेस है, वो मजबूर कर रहा है इसराइल को कि वो पै दर पे हमले कर रहे हैं। और इस तरह से तबाही के बावजूद इसराइल के सामने हमास या फ़िलिस्तीनियों ने घुटने नहीं टेके हैं। और यही इस बात का गमाज़ है कि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कई तरह की हैं कि हमास को ख़त्म करना मुमकिन नहीं है पूरी तरह से। ये तो वाज़ेह है क्योंकि अब अक्टूबर से लेकर अभी तक तकरीबन 5-6 महीने की जंग के बाद भी एक छोटे से इलाके में, एक बहुत महदूद इलाका है जहां महज 23 लाख की आबादी है, 22 से 23 लाख,
वहाँ इसराइल का जो भ्रम था कि वो उसके पास आयरन डोम है, उसको कोई नहीं भेद सकता, और इसराइल पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मजबूत मिलिट्री ताकत है, वो जो चाहे जहाँ चाहे जिस पर अटैक कर दे, वो ये तमाम दोनों चीज़ें वो का जो भ्रम है वो ख़त्म हो चुका है दुनिया के सामने। इससे इसराइल को काफ़ी नुकसान भी हुआ है। इसराइल की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, इसराइल के जो बहुत सारे जो कॉमर्शियल इंटरेस्ट हैं, वो सब उसको काफ़ी बड़ा नुकसान भी हुआ है। लेकिन हमास का ख़ात्मा मुझे भी लगता है कि ऐसे मुमकिन नहीं जो इसराइल या बेंजामिन नेतन्याहू सोच रहे हैं कि हमास को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। आशीष साहब, आपसे एक आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि कोई पॉसिबिलिटी है, कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का, और अमेरिका इसमें कितना खौफनाक खेल खेल रहा है? एक आखिरी सवाल है, मुख्तसर जवाब। अमेरिका का जो रोल है वो काफ़ी मैं कहूँगा दहशतगर्दाना है। मैं बहुत ही होशो-हवास में बोल रहा हूँ। अमेरिका जो भी रोल प्ले किया है ख़ास करके पैलेस्टाइन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही कंडेमनेबल है, और जितने भी टेररिज्म और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रहे हैं फ़लस्तीन के ख़िलाफ़, उसमें अमेरिका ने पूरा साथ दिया है। उसने जो है पॉलिटिकल सपोर्ट दिया है, डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया है, आर्म से सपोर्ट दिया है, और मुझे लगता है कि ये जो अमेरिका कर रहा है वो उसके लिए खुद अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए नुकसानदेह होगा। मुझे लगता है कि जो खालिद साहब बोल रहे थे कि पैलेस्टीनियन जो हमास है, देखिए हमास कोई अलग ग्रुप नहीं है। जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ये अलग ग्रुप नहीं है, उसका पार्ट है, वो रेजिस्टेंस का नाम है। अब वो हमस कहिए या फलां कहिए या फलां कहिए, तो वो लोगों का वो बेसिकली एक मेंटल मिलिटेंट विंग है। एक आदमी में गुस्सा भी होता है। अब नेचुरली आप किसी को कुछ परेशान करेंगे तो वो गुस्से से जाहिर आएगा। तो सोसाइटी का जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन है वो स्टेट है, जो थिंकिंग मैनिफेस्टेशन है वो मीडिया, इंटेलेक्चुअल है। तो जो इसका मेंटल एंगर है भाई, नेचुरली ये सह रहे हैं, परेशान है, तो इसका वो सोसाइटी का पार्ट है वो। तो या तो आप पूरे फ़लस्तीन को ख़त्म कर दीजिए, भाई 55,000 टन आपने डाला है, उस पर बहुत सारे बॉम्ब्स थे, इजराइल के पास तो 400 से ज़्यादा बॉम्ब, तो डाल दे, पूरा ख़त्मा हो जाएगा। लेकिन जो भी कर रहा है इजराइल, मैं आपको बता रहा हूँ, एवरीथिंग हैज़ ए प्राइस। इनको कीमत चुकानी होगी, चाहे आज नहीं तो कल। जी वो इंसान लेगा बदला या ऊपर वाला लेगा, इनको देना पड़ेगा। जी बिल्कुल। दे हैव टू। जी बहुत शुक्रिया आशीष साहब, बहुत शुक्रिया खालिद रज़ा साहब, हमको वक्त देने के लिए, बात करने के लिए, तजज़िया करने के लिए। गज़ा की जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो जो जुनूब में जो गज़ा के जो पनाहगुज़ी कैंप है वहाँ पर महसूर होकर रह गई है। वहाँ पर कोई भी बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दवा नहीं है, पानी नहीं है, खाने का सामान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत ही इस्तकामत के साथ, बहुत ही सब्र के साथ वो लोग माह रमज़ान का इस्तक़बाल कर रहे हैं। इसी के साथ ही आज का ये एपिसोड अख्ताम पज़ीर होता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।